अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 18 ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज स्टडी करना है नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। आपको याद होगा हम लोग ह्यूमन फूड के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट आज की डायरी में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स, मिनरल्स और इसके साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की यूजेस भी पढ़ेंगे जो कि कैल्शियम और आयरन है। तो आप लोग बुक पे पेज नंबर 143 ओपन करें। पेज नंबर 143 पे ये टॉपिक गिवन है प्रोटीन्स का। सबसे पहले आप लोग हेडिंग्स मार्क कर लें, उसके बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप इंपॉर्टेंस की हेडिंग लिखें और हर एक लाइन जहाँ एंड होती जा रही है वो एक एक पॉइंट है, आपने इसको नंबरिंग में लिखना है। लाइक प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स, ये है पॉइंट नंबर 1। प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स, दिस इज पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दे आर ऑल्सो मेजर कंपोनेंट्स, ये है पॉइंट नंबर 3। और आप लोग इसी तरह पॉइंट मार्क करते हुए आ जाएंगे 5th लाइन पे जहाँ लिखा हुआ है गेनिंग एनर्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पर हेडिंग आएगी एनर्जी। और उसके साथ साथ नेक्स्ट लाइन है डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पर हेडिंग देंगे सोर्सेज, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए कि प्रोटीन्स बेसिकली होते क्या हैं। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड्स कंबाइन होते हैं तो पूरा डीएनए बन जाता है। इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जब कंबाइन होते हैं एक साथ जुड़ते चले जाते हैं तो वो लॉन्ग चेन्स बना देते हैं जिसे हम प्रोटीन्स कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेजर कंपोनेंट्स। तो आपके पास जो प्रोटीन है ये आपकी बॉडी का बहुत मेजर कंपोनेंट बना रहे हैं। साइटोप्लाज्म में देख लें, मेम्ब्रेन्स में देख लें, ऑर्गेनेल्स में देख लें, जितने भी ऑर्गेनेल हैं आपकी बॉडी का नॉन बोनी पोर्शन जो है वो प्रोटीन से मिलकर बन रहा है। तो अगर आप देखें कि आपकी बॉडी में बोन्स के अलावा हर चीज़ अगर प्रोटीन से मिलकर बन रही है, प्रोटीन का कितना मेजर कंपोनेंट चाहिए आपको एज योर फूड। उसके बाद आ जाता है रोल इन ग्रोथ। तो हाँ, अगर बॉडी ने ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन्स जो है ये आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर देखें आप एंजाइम्स का चैप्टर पूरी डिटेल में पढ़ के आए हैं, एंजाइम के चैप्टर में आप देखा दैट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो रिएक्शन जो एंजाइम विद इन सेकेंड्स कर देते हैं, अगर वो रिएक्शन एंजाइम की एब्सेंस में हो तो उसके लिए तो 24 आवर्स मतलब दिनों के दिन लग जाएं रिएक्शन होने में, थोड़ा सा फूड ब्रेक डाउन करने में। लेकिन हमारी बॉडी में ये रिएक्शन फॉरन से हो रहे हैं। ब्रीदिंग देखें आप कितनी फास्ट हो रही है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है। ये सारे काम जितने फास्ट हो रहे हैं इसका मतलब है इनको काम करवाने में जो स्पीड अप करें वो एंजाइम्स है, और एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर है। तो इन सारे पॉइंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एंजाइम्स की बॉडी में इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने हैं तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है। उसके बाद आपको ये बताया गया जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड जो है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह प्रोटीन में भी एनर्जी की अमाउंट बताई गई है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है भी 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स फिर क्या होगा? लिपिड्स। लिपिड का 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। साइड बॉक्स में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि प्रोटीन्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। प्रोटीन की जैसे जैसे ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके सोर्सेज के। अच्छा, अगर हमने देख लिया प्रोटीन इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो हम इन्हें किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, हम कहाँ से गेन कर सकते हैं प्रोटीन। तो आपके पास जितनी भी टाइप्स ऑफ मीट है, चाहे वो चिकन है, मटन है, बीफ है, फिश मीट है, ये सब के सब प्रोटीन का सोर्स है। इसके साथ साथ एग्स भी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ये सारे की सारी जो थी एनिमल बेस्ड प्रोटीन, इनके साथ कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी होती हैं जिनमें सारे के सारे सीरियल्स और ग्रेन्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका प्रोटीन का टॉपिक एंड हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स अब आप देखें इट्स ऑन पेज नंबर 144। पेज 144 ओपन करें, सबसे पहले इसकी हेडिंग मार्क करें। जो फर्स्ट 1.5 लाइन है, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, यहाँ से मार्क करें डेफिनेशन। सेकेंड लाइन में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, यहाँ से मार्क करें इंपॉर्टेंस। उसके बाद नीचे आ जाएगी इंपॉर्टेंस के बाद आप लोग आए लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे आपको नजर आ रहा है मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स, बोल्ड करके लिखा हुआ है। यहाँ पर हेडिंग दें पहले टाइप्स की, और टाइप्स में आपने लिखना है नंबर 1 मेजर मिनरल, नंबर 2 माइनर मिनरल। जिस तरह से यहाँ पे स्लैश आके इसको लिखेंगे ट्रेस मिनरल, जैसे कि स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है,
अलग अलग हेडिंग देनी है मेजर मिनरल्स की और माइनर मिनरल्स की और या ट्रेस मिनरल्स की, और इन्हें एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि मिनरल्स एक्चुअल में है क्या। मिनरल्स जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, और ये आते कहाँ से, जो भी रॉक्स हैं, सॉल्ट्स हैं, अंडरग्राउंड जो चीज़ें निकल रही हैं, जितने भी मिनरल्स हैं वो ज़मीन से निकलते हैं ना, मादनियात भी जिन्हें कहते हैं। तो ये मिनरल्स जो हैं ये रॉक्स वगैरह से निकलते हैं, अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, अर्थ क्रस्ट पे होते हैं या अर्थ के नीचे मौजूद होंगे, और होते ही इनऑर्गेनिक इन नेचर है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो आपने पढ़ा है दे वर ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है मिनरल्स का, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर आप माइंड को पीछे लेके जाएं, आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। अब वो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या चीज़ था, सोडियम आइंस थे, पोटेशियम आइंस थे, जो कि हेल्प करवा रहे थे मूवमेंट में, बैलेंस मेंटेन करते थे, और उनके बैलेंस मेंटेन होने की वजह से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करती थी। तो सोडियम और पोटेशियम तो मिनरल्स हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो कैल्शियम, बोन्स में आपको पता है ना, बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनती है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस भी तो मिनरल्स हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स की इंपॉर्टेंस है, विटामिन ज़रूरी हैं, वहीं पर मिनरल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनरल्स जो है आपके लिए बोन्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप देखो तो हमारे ब्लड में आयरन मौजूद होता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अक्सर आपने इसको देखा होगा कि बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी है, वो एनीमिक हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये दे आर मिनरल्स, ठीक है। अब इन मिनरल्स में कुछ है मेजर मिनरल्स, कुछ है माइनर मिनरल्स। अब मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, वो मिनरल्स जिनकी अमाउंट, मतलब जो आपकी जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है पर डे, एक दिन में 100 मिलीग्राम से ज़्यादा वो मिनरल अगर आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है तो वो है मेजर मिनरल, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट उसकी रिक्वायर्ड है। अगर कोई मिनरल 100 मिलीग्राम से कम रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी में पर डे, एक दिन में 100 मिलीग्राम से कम अमाउंट आप उसकी कंज्यूम कर लेंगे, तो वो ओके बात है, वो सेटिस्फाइड है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो वो माइनर मिनरल्स हैं, ठीक है। इसके नीचे आपको टेबल में मेजर और माइनर दोनों मिनरल्स की एक सिग्निफिकेंस बताई गई है, उनका बॉडी में रोल बताया गया है। सबसे पहले आपको मेजर मिनरल बताए गए हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, दे आर मेजर मिनरल। इसका मतलब क्या है कि इनको 100 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको हर रोज़ लेना होता है। ट्रेस मिनरल्स में क्या है, आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम एंड फ्लोराइड एंड आयोडीन, ये जो है ये ट्रेस मिनरल्स हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी में 100 मिलीग्राम से कम अमाउंट में भी होंगे तो ये चलेंगे। अब बुक में अगर आप देखें कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन तीनों के अलग अलग रोल लिखे हुए हैं, लेकिन इन तीनों के बराबर में एक बिग बॉक्स भी बना हुआ है। उस बिग बॉक्स में जो रोल लिखा हुआ है वो इन तीनों के साथ इंडिविजुअली भी ऐड करना है, ठीक है। वो तीनों बॉक्सेस के साथ आगे एक बड़ा बॉक्स क्यों लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर। ये जो रोल लिखा हुआ है ये रोल सोडियम के साथ भी ऐड होगा, पोटेशियम के साथ भी ऐड होगा, क्लोराइड के साथ भी ऐड होगा, ठीक है। और उनके जो इंडिविजुअल रोल्स लिखे हुए हैं वो भी याद करने हैं। नेक्स्ट आपके पास ट्रेस मिनरल्स में देखो आयरन और जिंक के अलग अलग रोल भी लिखे हुए हैं, उसके साथ एक कॉमन फंक्शन भी लिखा हुआ है। तो ये जो कॉमन फंक्शंस हैं इसको आपने इंडिविजुअली भी इनके साथ ऐड करके लिखना है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। आज की डायरी में आप लोग टेबल लर्न कर लें और मिनरल्स वाला टॉपिक लर्न कर लें तो काफ़ी होगा, ठीक है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं आपको बता दूं हर साल कोई ना कोई मिनरल जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाता है। आपने मिनरल्स के साथ इनके सिंबल्स भी याद करने हैं, ताकि अगर सिंबल भी लिखा हो तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सके ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है आपके पास रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है। रोल ऑफ कैल्शियम और आयरन में क्या है, ह्यूमन बॉडी में आपको दो एग्जांपल आपने पढ़ी, कैल्शियम जो है ये आपके पास एक मेजर मिनरल है, आयरन जो है ये एक ट्रेस मिनरल है। अब एक एक मेजर और ट्रेस मिनरल की एग्जांपल दे के आपको समझाया हुआ है कि बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट है। हेडिंग मार्क करें, सबसे पहली लाइन पे आएगा रोल ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन, ये आपको इकट्ठा लिखा हुआ है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, तो एक हेडिंग अलग बनाए रोल ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन फॉर फर्स्ट पैराग्राफ, उसके स्टार्ट से हेडिंग आएगी इंपॉर्टेंस की, ठीक है। इंपॉर्टेंस को उसी तरह से पॉइंट्स में लिखते जाना है और लिखते लिखते आप आ जाएं लाइन नंबर 5 पे, वहाँ लिखा हुआ है ह्यूमन गेट कैल्शियम फ्रॉम, यहाँ पर लिखें सोर्सेज। इसके नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ पर लिखें यही ब्लॉक बनाए डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम का, तो ये आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कैल्शियम की। सबसे पहली बात तो आपको ये याद होगा कि बोन और टीथ जो है उनमें कैल्शियम की, उनकी डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। अगर बोन्स या टीथ में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं,
ठीक है। इसके साथ साथ कैल्शियम जो है ये सेल मेम्ब्रेन में और कनेक्टिव टिश्यूज़ में बहुत उनकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, प्रॉपर मसल मूवमेंट के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। इसके बाद क्या है, बहुत से एंजाइम्स हैं जिनके लिए कैल्शियम ज़रूरी है। आपको याद हो अगर तो एंजाइम्स कोफैक्टर भी यूज़ करते हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी के लिए उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, और वो कोफैक्टर्स जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में आपने मिनरल्स और आयंस पढ़े थे एंजाइम्स वाले चैप्टर। वही मिनरल्स हैं जो कोफैक्टर में एज ए इनऑर्गेनिक कोफैक्टर एक्ट करते हैं और उसकी वर्किंग को इन्हांस करते हैं। कैल्शियम के सोर्सेज अगर आप लोग देखें तो एग योक, बीन, नट्स, कैबेज, चीज़, मिल्क, ये सब के सब जो चीज़ें हैं ये कैल्शियम का सोर्स है, बेस्ट सोर्स है। अगर आपको पता है कि 100 मिलीग्राम आपको पर डे चाहिए कैल्शियम का, तो इन चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट आ जाता है कि कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्पॉन्टेनियस नर्व इम्पल्सेस डिस्चार्ज होने लगेंगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अनकंट्रोल्ड नर्व इम्पल्सेस, और नर्व इम्पल्सेस अगर अनकंट्रोल स्टार्ट होने लगे तो उसकी वजह से टेटनी हो जाती है। टेटनी का क्या प्रॉब्लम है, टेटनी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके मसल्स की मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है मसल्स में, ठीक है। इसको एपिलेप्सी से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन एपिलेप्सी वाली सिचुएशन नहीं होती है। टेटनी में आपके मसल्स की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ अक्सर कांपने लग जाती है हाथ या पाँव और वो कंट्रोल्ड नहीं हो रहे होते हैं, वो टेटनिंग की सिचुएशन है, और ये वीकनेस की वजह से होता है। वीकनेस का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट है आपके पास अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो वूंड हीलिंग भी स्लो हो जाएगी। वूंड हीलिंग स्लो होने का मतलब क्या है कि ज़ख़म जल्दी नहीं भरेंगे। चोट लग गई है तो वो हफ्तों हील ही नहीं होगा ज़ख़म। नेक्स्ट है आपके पास रोल ऑफ आयरन इन ह्यूमन। इसकी भी वही 3 हेडिंग्स हैं, इंपॉर्टेंस, सोर्सेज और डेफिशिएंसी। स्टार्ट से इंपॉर्टेंस के पहले तो आप सेकंड पैराग्राफ पे हेडिंग लिखें रोल ऑफ आयरन इन ह्यूमन। जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उधर इंपॉर्टेंस की हेडिंग आएगी। इंपॉर्टेंस को आपने 1, 2, 3 और 5 तक पॉइंट्स आएंगे, 5 पॉइंट्स में लिखना है। उसके बाद आप इसकी 4th लाइन में देखें ह्यूमन गेट्स आयरन, यहाँ पर हेडिंग लिखें सोर्सेज, और बिल्कुल इसके नीचे लिखा हुआ है इट्स डेफिशिएंसी, यहाँ पर हेडिंग लिखें डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब हम देखते हैं कि आयरन की इंपॉर्टेंस क्या है। आयरन जो है सबसे पहली चीज़ तो देखिए, रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रही है उस हीमोग्लोबिन को अपनी वर्किंग के लिए आयरन की ज़रूरत है। आयरन का लेवल अगर कम होगा तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो प्रॉपरली हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी भी नहीं कर पाएगी और ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाएगी। उसके बाद अगर आप देखो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो रेड ब्लड सेल्स में आ गया ना, मायोग्लोबिन होता है मसल्स में। मसल सेल में जो मायोग्लोबिन है उसमें भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंजाइम्स का हमने इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में जहाँ कैल्शियम पढ़ा वहाँ आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो आयरन कितने सारे यूजेस के साथ साथ आप देखो कि इसके सोर्सेज क्या, हम आयरन कहाँ से गेन कर सकते हैं। रेड मीट से, रेड मीट का मतलब है जैसे मटन और बीफ, जो फिश और चिकन है उसको वाइट मीट कहा जाता है, ठीक है। रेड मीट का मतलब है मटन और बीफ से इसे लिया जा सकता है, एग से लिया जा सकता है, होल व्हीट से लिया जा सकता है। होल व्हीट का मतलब है गंदम का जो आटा जिसमें से कुछ भी निकाला हुआ नहीं हो, ठीक है। होल व्हीट का मतलब है सारे के सारे कंपोनेंट्स उसके उसमें ही हो। फिर फिश से, स्पेनिश से, जो पालक वगैरह होती है, पालक में आयरन का बहुत अच्छा कंटेंट है। मस्टर्ड से लिया जा सकता है जिसे हम साग कहते हैं। डेफिशिएंसी क्या होगा, अगर तो बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, ये बहुत वर्ल्ड वाइड एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ बनता जा रहा है आयरन डेफिशिएंसी, इसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की वजह से क्या होता है, इसे इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड डेफिशिएंसी। अगर ब्लड का लेवल बॉडी में पूरा भी है लेकिन आयरन का लेवल अगर पूरा नहीं है तो बॉडी प्रॉपरली उसमें ब्लड अपना काम नहीं करेगा। ब्लड का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आयरन चाहिए। आयरन ही नहीं होगा तो ब्लड अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो आप लोगों को मैं समझा दूं, आज आप लोगों ने टेबल और मिनरल्स का टेबल और मिनरल्स का पॉइंट याद करना है। कल आप लोग याद करेंगे प्रोटीन्स और रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। थैंक यू।